दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव और दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं आपका 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट दोस्तों एलिमेंट ऑफ साइंस यानी पीसीएमबी चैप्टर नंबर 5 लेकर। चैप्टर का नाम है दोस्तों कृषि मौसम विज्ञान, इंग्लिश में बोला जाता है एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 5 है और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये चैप्टर 5 नंबर का ही आपके एग्जाम में आता है। फिजिक्स का ये 5वां चैप्टर है, यानी फिजिक्स आपका लगभग कंप्लीट है। 5 चैप्टर हमने पढ़ा दिए हैं, जिसमें हम आपको ये लास्ट चैप्टर लेकर आए हैं, कृषि मौसम विज्ञान एग्रीकल्चर मेट्रोलॉजी। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है, मौसम किसे कहते हैं, इसके तत्वों के नाम लिखिए। तो मौसम क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे। किसी विशेष समय पर, कोई विशेष समय पर वायुमंडल की अल्पकालीन जो अवस्था होती है उसी को मौसम कहा जाता है। सिंपल सी बात है, विशेष समय पर, कोई विशेष समय होता है, वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था। अल्पकालीन का मतलब होता है बहुत कम समय की। अल्पकालीन का मतलब क्या होता है, बहुत कम समय की एक स्टेज होती है, उसी को मौसम कहते हैं। आपने देखा होगा मौसम चेंज हो जाता है। सुबह आपका ठंड है, रात को बारिश हो गई, दोपहर को ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, धूप ज़्यादा। तो कहने का मतलब ये अल्पकालीन होता है। ऐसा नहीं है कि 4-6 दिन के लिए, आप एक दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, अल्पकालीन जो अवस्था होती है उसी को मौसम कहते हैं। तत्वों की बात करें दोस्तों, तत्व वर्षा है, तापमान है, आर्द्रता है, वायु है। इनके बारे में दोस्तों आप अच्छे से अध्ययन आगे करेंगे हम लोग, अभी इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु किसे कहते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है, जलवायु क्या होती है और उसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो क्लाइमेट जो होती है ना, उसके बारे में हम जानेंगे दोस्तों। मौसम की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाओं को ही जलवायु कहते हैं। बिल्कुल, मौसम की दीर्घकालीन का मतलब होता है अधिक समय की एवरेज वायुमंडलीय जो दशाएं होती हैं उसी को क्या कहा जाता है दोस्तों, जलवायु कहा जाता है। अब बात करते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले है पर्वतों की स्थिति। देखो पर्वतों की स्थिति कैसे प्रभावित करती है वो देखिए। भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है, जो उत्तर दिशा से आने वाली ठंडी एवं बर्फीली हवाओं को रोककर भारत को ठंड से रक्षा करता है। बिल्कुल इस प्रकार पर्वतों की स्थिति जलवायु को प्रभावित करती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है दोस्तों। क्या है, भारत के उत्तर में आपको पता है हिमालय, और हिमालय क्या होता है, उधर की जो ठंडी हवाएं हैं उनको भारत में नहीं आने देता। जब भारत में उनको नहीं आने देता तो भारत में ठंड से भारत क्या है, बर्फीली जो हवाएं हैं उनसे बच जाता है, उनको रोक कर रखता है, जिससे ठंडी जलवायु उधर की बनी रहती है। और इस प्रकार पर्वतों की जो स्थिति है, पर्वत उधर की साइड होने के कारण पर्वतों की स्थिति जलवायु को क्या करती है दोस्तों, प्रभावित करती है। तो आपको समझ में आया होगा कि पर्वतों की जो स्थिति है वो कैसे प्रभावित करती है। अब बात करते हैं आगे, जल एवं थल का वितरण। जल एवं थल का वितरण, इसको जानिए। भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। आपको पता होगा, अगर आपने नक्शा देखा होगा मैप में, तीनों तरफ से मतलब नीचे का जो क्षेत्र है उधर समुद्र से घिरा हुआ है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी आपने देखा होगा, पश्चिम में अरब सागर है एवं दक्षिण में हिंद महासागर है। समुद्र के आसपास की जलवायु तो समान रहती है एवं समुद्र के दूर वाले स्थानों की जलवायु विषम रहती है। दोस्तों क्या है, आपने देखा कि जो तीनों तरफ से, जैसे आपने बोला कि उसमें क्या पानी से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है। तो पानी से जब घिरा हुआ है तो आपको पता है कहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। अगर आपने मैप देखा हो तो आपको पता होगा समुद्र के आसपास की जलवायु तो समान रहती है। जलवायु कैसे प्रभावित होती है कि वहाँ की जलवायु तो क्या रहती है, समान रहती है। अगर आप दूर चले जाओगे, मतलब कहने का मतलब उस क्षेत्र से, मतलब आप जो पानी भरा हुआ है उस क्षेत्र से अगर दूर चले जाओगे तो वहाँ वाले स्थान की जलवायु कैसी रहती है, विषम रहती है। विषम का मतलब होता है आपको एक जैसी नहीं रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, वनस्पति का प्रभाव। वनस्पति का प्रभाव से क्या मतलब है, कैसे प्रभावित करता है वनस्पति का प्रभाव जलवायु को। तो वन वर्षा को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल जैसे आपको बताया जाता है पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, तो इसी कारण कहा जाता है कि वन वर्षा को आकर्षित करते हैं, मतलब जो पेड़ होते हैं वो आकर्षित करते हैं एवं जलवायु को सम बनाए रखते हैं। इस प्रकार वनस्पति जलवायु को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है कि जो वन होते हैं वो वर्षा को आकर्षित करते हैं, क्योंकि जलवायु को क्या बनाए रखते हैं, वो सम बनाए रखते हैं। जहाँ पर अधिक जंगल हैं, ज़्यादा पेड़ हैं, पहाड़ हैं, वहाँ पर आप कह सकते हैं बारिश अधिक होती है। इसी के कारण यही है कि वहाँ की जलवायु सम रहती है और वहाँ पर बरसात भी अच्छी होती है। तो पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ इसीलिए कहा जाता है कि वनस्पति जो होती है ना, वो आपकी जो पेड़ होते हैं, आपके पौधे होते हैं, वो वर्षा को अपनी ओर आकर्षित करते हैं।
चौथी बात करते हैं समुद्र की निकटता का प्रभाव। समुद्र की निकटता का प्रभाव क्या है? समुद्र के निकट, जैसे आपने जल एवं थल का वितरण वहाँ पे पढ़ा, वही सिंपल सी वही बात है कि समुद्र के आसपास के जो स्थान है वहाँ की जलवायु तो समान रहती है और समुद्र के दूर वाले स्थान की जलवायु कैसी रहती है? विषम रहती है। वही बात है दोस्तों, जैसे आपने जल थल में पढ़ा कि समुद्र जो है आस पास है तो वहाँ पर स्थान जो है वहाँ की जलवायु तो समान रहेगी और दूर चले जाओगे तो वहाँ की जलवायु कैसी रहेगी? विषम रहेगी। आगे बात करते हैं तापमान का प्रभाव। टेम्परेचर कैसे आपका इफेक्ट डालता है आपकी क्लाइमेट पे? तापमान का जलवायु पर विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तापमान कम होने पर तो मौसम ठंडा हो जाता है एवं तापमान अधिक होने पर मौसम गर्म हो जाता है। सिंपल सी बात है दोस्तों, तापमान जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ का टेम्परेचर आप कह सकते हैं वहाँ का जलवायु विशेष प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि तापमान अगर वहाँ पर कम होगा तो मौसम वहाँ का ठंडा होगा। सिंपल सी बात है कि क्योंकि टेम्परेचर वहाँ का कम है तो मौसम तो ठंडा होगा, एवं तापमान अधिक होने पर मौसम गर्म होगा। सीधी सी बात है, अगर तापमान वहाँ पर अधिक होगा तो मौसम भी कैसा होगा? गर्म होगा। जैसे आपने देखा होगा गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपका जो मौसम होता है वो एकदम गर्म हो जाता है, गर्मी पड़ने लगती है, लू चलने लगती है। जैसे सर्दियों में आपने देखा होगा कि सर्दियों में क्या होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है, तापमान कम हो जाता है तो वहाँ का मौसम भी कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों वर्षा का प्रभाव। तो वर्षा जहाँ पर अधिक होगी वहाँ पर टेम्परेचर कम और जहाँ पर वर्षा कम होगी वहाँ पर टेम्परेचर अधिक। बस इतनी सी ये बात है दोस्तों। क्वेश्चन आपको समझ में आया हो? कहीं अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे क्वेश्चन कर सकते हो। आगे बात करते हैं दोस्तों मौसम पूर्वानुमान के प्रकारों को समझाइए। क्वेश्चन समझिए पहले। मौसम पूर्वानुमान मतलब मौसम का अनुमान लगाते हैं पहले ही। जैसे कल ठंड पड़ेगी तो आज ही बता दिए, मतलब 8 से 8 दिन पहले बता दिए कि उस दिन ठंड पड़ेगी, तो वही के बारे में प्रकारों को समझाइए। उसके प्रकारों को थोड़ा सा समझ लेते हैं दोस्तों। यह 3 प्रकार का होता है मौसम पूर्वानुमान। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला है अल्प अवधि पूर्वानुमान। अल्प अवधि मतलब कम समय का पूर्व अनुमान लगाया जाता है। यह आगामी 48 घंटे या उससे कम समय के लिए किया जाता है और इस प्रकार के पूर्व अनुमान में ओलावृष्टि, आंधी, चक्रवात इत्यादि के संबंध में जानकारी मिलती है। कहने का मतलब है ये जो पूर्वानुमान है अल्पावधि पूर्वानुमान, उसमें 48 घंटे या उससे कम मतलब 48 घंटे के पहले का बताया जाता है कि इस समय ये मौसम रहेगा, इस समय ये मौसम रहेगा, इतने बजे बारिश होगी, इतने बजे इतनी धूप निकली, इतना टेम्परेचर इतने बजे होगा। ये चीज़ आपका अल्पावधि पूर्वानुमान कहता है। जैसे आपका ओलावृष्टि, ओला एकदम बरस जाएगी, कल ओलावृष्टि होगी, जैसे कल आंधी आ सकती है, कल चक्रवात आ सकती है। ये चीज़ मतलब 48 घंटे के अंदर बताने की जो जानकारी है वो आपको अल्प अवधि पूर्वानुमान बताई जाए। दूसरी बात करते हैं मध्यम अवधि पूर्वानुमान। मध्यम अवधि पूर्व अनुमान जो होता है, पूर्व अनुमान की अवधि इसमें 3 से 7 दिन की होती है। इसकी आवश्यकता कृषि कार्यों और सैनिक आदि के लिए बढ़ती जा रही है। बिल्कुल दोस्तों, क्या होता है पूर्व जो अवधि मध्य अवधि की बात की जिसमें 3 से 7 दिन का रहता है। ये चीज़ इसमें ध्यान रखना, कृषि कार्य और सैनिक के लिए इसकी जो है बढ़ती जा रही है आवश्यकता। तीसरा है दीर्घ अवधि पूर्वानुमान। तो पूर्व अनुमान की अवधि इसमें 1 सप्ताह से अधिक दिन की होती है। ध्यान रखें, इस प्रकार का पूर्व अनुमान कृषि योजनाओं, बाढ़, सूखा आदि की चेतावनी देने के लिए करते हैं। देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा कि पहले ही वैज्ञानिक बता देते हैं कि अब की बार इतनी बारिश होगी, अब की बार इसमें सूखा पड़ सकता है बारिश कम होने के कारण। ये कृषि योजना जो है उनके अंतर्गत इतनी चेतावनी, अब की बार ये फसल बोना चाहिए क्योंकि सूखा पड़ेगा, अब की बार ये फसल बोना चाहिए क्योंकि पानी अधिक बरसेगा। ये सब जो जानकारियाँ हैं ये पूरी तरह से ये दीर्घ अवधि पूर्व अनुमान में पूरी तरह से ये बताए। ये ध्यान रखना दोस्तों, समय विशेष ध्यान रखें तीनों का। अल्प अवधि का 48 घंटे इससे कम, मध्यम अवधि का ध्यान रखें 3 से 7 दिन, और दीर्घ अवधि पूर्वानुमान होता है वो ध्यान रखना है आप लोग 1 सप्ताह से अधिक का जो पूर्वानुमान तो दीर्घ होता है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्षा किसे कहते हैं, वर्षा के प्रकार लिखिए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वर्षा क्या होती है और वर्षा के प्रकार अपन को बताना है। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, वायुमंडल से 5 सेंटीमीटर व्यास से बड़ी बड़ी बूंदों का पृथ्वी पर गिरना या अपक्षेपण होना वर्षा कहलाता है। बहुत सिंपल सी बात है, वायुमंडल है आपका, वायुमंडल से 5 सेंटीमीटर व्यास से बड़ी बड़ी बूंदें अगर पृथ्वी पर गिरती हैं तो उसे को ही हम वर्षा कहते हैं और कुछ नहीं है इसके अलावा। 5 सेंटीमीटर से कम नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि 5 सेंटीमीटर तो आपको पता ओस भी गिरती है, फुर्र भी आती है, तो उसको वर्षा नहीं कहते हैं। 5 सेंटीमीटर से अधिक की अगर बूंदें यहाँ पर गिरती हैं, व्यास से नीचे अपक्षेपण होता है तो उसे ही वर्षा कहते हैं। दोस्तों, वर्षा मौसम का एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण तत्व है। क्यों है मौसम का महत्वपूर्ण तत्व क्यों है? क्योंकि वर्षा के कारण वायुमंडल से जल पृथ्वी पर पहुंचता है और वर्षा को बारिश, वर्षा, वृष्टि आदि नामों से जाना है। सब लोग जानते हैं, कोई कहता है बरसात आ गई, कोई कहता है वर्षा हो रही है, कोई कहता है बारिश हो रही है, तो ये चीज़ बरसात के नाम है दोस्तों।
वृष्टि आदि नामों से इसको जाना जाता है, यह ध्यान रखें, बहुत सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं वर्षा 3 प्रकार की होती है दोस्तों। वर्षा कितने प्रकार की होती है? वर्षा 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करते हैं संवहनीय वर्षा। कौन सी वर्षा है आपकी? संवहनीय वर्षा। दोस्तों यह वर्षा ग्रीष्म ऋतु में बाष्पीकरण के कारण होती है। बाष्पीकरण क्या होता है कि जो पानी भरा रहता है ना, वो पानी बाष्प बन करके और वायुमंडल में उड़ जाता है। जब पृथ्वी के जिस स्थान पर सूर्य का ज़्यादा प्रभाव होता है तब उस क्षेत्र में तापमान अधिक होगा। सही बात है, पृथ्वी के जिस भी क्षेत्र में मानिए जहाँ पर सूर्य का ज़्यादा प्रभाव होगा तो तब उस क्षेत्र में तापमान भी अधिक होगा, क्योंकि टेम्परेचर भी वहाँ का अधिक होगा और उच्च तापमान के कारण बाष्पीकरण की क्रिया अधिक होगी। सही बात है, जितना अधिक टेम्परेचर होगा उतना ही अधिक बाष्पीकरण की क्रिया होगी और अधिक बाष्पीकरण से जल अधिक मात्रा में बाष्प के रूप में ऊपर चला जाता है। बिल्कुल दोस्तों, क्या होता है कि बाष्प बनकर के पानी ऊपर चला जाता है और गर्म एवं आर्द्र हवाएं संवहन धारा के रूप में बहुत अधिक ऊपर पहुंच जाती हैं। हवाएं चलती हैं, आर्द्र हवाएं चलने का संवहन धारा के रूप में वो कहाँ पहुंच जाती हैं? बहुत अधिक ऊपर पहुंच जाती हैं, जिससे क्या होता है? संघनन होता है और वर्षा होने लगती है। इसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है? संवहनीय वर्षा। दूसरी दोस्तों पर्वतीय वर्षा। ये क्या होती है? पर्वतों के कारण होने वाली वर्षा पर्वतीय वर्षा कहलाती है। पर्वतों के कारण कैसे होती है उसको समझिए। जिन क्षेत्रों में दोस्तों ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं, जैसे बात कर लेते हैं असम है, आपका हिमाचल है, वहाँ की बात करते हैं, तो वहाँ पर दोस्तों वर्षा होती है। जब गर्म एवं आर्द्र हवाएं पर्वतों से टकराती हैं तो वे हल्के ऊपर उठने लगती हैं। हल्की क्या होती हैं? वो ऊपर के लिए उठने लगती हैं, जिससे संघनन होने लगता है। तो संघनन क्या होता है ये थोड़ा देख लीजिए आप लोग। दोस्तों क्या होता है, जैसे आपने देखा हो हवाएं चलती हैं तो उनमें जो पानी होता है ना, वो एक दूसरे से आपका टकराता है। मतलब संघनन भी छोटी छोटी बूंदों के रूप में पानी का नीचे आना, बस इतना है दोस्तों, बस संघनन वही होता है। एवं वर्षा होने लगती है, इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं और यह दीर्घकालीन एवं सभी स्थानों पर होने वाली वर्षा होती है। इधर से हवा चलती है, उनमें पानी भर रहता है क्योंकि समुद्र से पानी उठाया और वो चलती है, हवा बढ़ती जाती है आगे। सबसे पहले आपने देखा होगा केरल में बारिश होती है, ये सबसे पहले वो पास में आता है समुद्र के इसलिए, और उसके बाद वो हवा सीधी चली जाती है इधर के लिए, आपके बंगाल की खाड़ी से भी पानी उठाते हुए सीधे आपकी असम जाकर बरसात करती है। वहाँ पर पहाड़ हैं, पर्वत हैं ऊंचे, उनसे टकराती है, वहाँ पर बारिश होती है। तो दोस्तों कह सकते हैं ये वर्षा दीर्घकालीन मतलब अधिक समय तक होती है और सभी स्थानों पर होती है। कहाँ पर होती है? सभी स्थानों पर। बात करते हैं दोस्तों चक्रवाती वर्षा की। चक्रवात तो आप लोग जानते होंगे, ठंडी एवं गर्म हवा का मिलन होकर एक चक्र के रूप में बन करके बारिश करना। धरातल पर चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा चक्रवाती वर्षा कहलाती है। सिंपल सी बात है दोस्तों। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको समझिए बहुत अच्छे तरीके से आप लोग। फसलों को पाले से बचाने के उपाय लिखिए। क्वेश्चन है, फसल है आपकी, उसको अब पाला तो आप जानते ही होंगे कि पाला क्या होता है दोस्तों। पाला कुछ नहीं होता, वायुमंडल का इतना कम टेम्परेचर हो जाता है दोस्तों कि पौधों में पाने जाने वाला जो पौधे होते हैं आपके, फसल होती है, उनका जो पाए जाने वाला टेम्परेचर दोस्तों इतना कम हो जाता है कि उसके अंदर जो लिक्विड होता है ना, पानी होता है ना पौधे के अंदर, वो दोस्तों बर्फ में, जब बर्फ बन जाएगा तो उसकी पूरी कोशिकाएं मर जाएगी, जब कोशिकाएं मर जाएगी तो पूरा पौधा नष्ट हो जाएगा। बस ये है, वायुमंडल का टेम्परेचर बहुत घट जाता है, उसी को पाला कहते हैं दोस्तों। तो निम्न उपाय, सबसे पहला उपाय तो बहुमूल्य फसलों को बचाने के लिए पुआल से ढकना चाहिए। दोस्तों क्या लगता है, अगर आपको लगता है शाम को कि आज क्या होता है पाला पड़ने वाला है, तो ऐसा लगने लगता है, वैसे जो आपके बड़े बूढ़े होते हैं उनको पता भी होता है कि आज पाला पड़ सकता है, तो आपको पुआल से ढक देना चाहिए। अगर अच्छी बहुकीमती फसल है तो अच्छी फसल। दूसरा, सिंचाई कर देना चाहिए। सिंचाई से क्या होगा दोस्तों, कुछ लोग सोच रहे हैं कि सिंचाई करने से टेम्परेचर घटेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो नीचे से पानी आता है ना बोरिंग के द्वारा, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है वायुमंडल के टेम्परेचर से। अगर उससे कर दोगे ना तो टेम्परेचर उसका बढ़ जाएगा, वहाँ का आसपास का बोले तो आपकी फसल का, तो वहाँ वो बच जाएगी आपके पाले से। तीसरा दोस्तों, धुआं करके खेत के आसपास के वायुमंडल के ताप को बढ़ा देना चाहिए। बिल्कुल, धुआं करके खेत का जो आसपास का टेम्परेचर है वायुमंडल का, उसको बढ़ा देना चाहिए। चारों तरफ क्या करें, धुआं कर दें, जिससे वहाँ पे पाला नहीं पड़ेगा दोस्तों। चौथा है दोस्तों, पहाड़ों पर पौधों को ढाल पर लगाना चाहिए। बिल्कुल, अगर पहाड़ों पर आप खेती करते हो तो वहाँ पर जो पौधे हैं दोस्तों, वो कहाँ पर लगाना चाहिए, ढाल पर लगाना चाहिए, जिससे आपका जो पाले का प्रभाव है वो कम से कम उन पौधों पर पड़े। पांचवा पॉइंट है, ऐसी फसलें उगाना चाहिए जो पाला अवरोधी हो। मतलब ऐसी फसल को आपको उगाना है जिससे पाला का कोई फर्क नहीं पड़े उन फसलों में।
तो आपको समझ में आया हुआ, पांचों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो 101% आपके एग्जाम में 2 3 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो क्वेश्चन ज़्यादातर बनने के चांस और जो आज तक पूछे गए। तो आपको समझ में आया होगा फसल को पाले से कैसे कैसे बचाया जा सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जलवायु मौसम एवं जलवायु में अंतर लिखिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मौसम एवं जलवायु में अंतर। एक तरफ मौसम लेते हैं, दूसरी तरफ हम जलवायु लिया है हमने। मौसम क्या होता है, जलवायु क्या होता है, वो आपने पहले ही जान लिया, और एक बार और जान लीजिए, इसमें अंतर में आ जाता। दोस्तों मौसम है किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था को ही मौसम कहते हैं। दोस्तों किसी विशेष समय, कोई समय विशेष है आपका, वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था, वायुमंडल आपका जानते ही हो, आपका ये वायुमंडल है ऊपर, तो ये वायुमंडल की जो अल्पकालीन कम समय की जो अवस्था है उसी को क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। दोस्तों जलवायु क्या होता है, मौसम की दीर्घकालीन औसत वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहते हैं। जलवायु जैसे हम बात करें, हमारे यहाँ की जलवायु जो है ना उष्ण है, उपोष्ण है। जैसे आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ तो आपको हमेशा रहती है, मतलब दीर्घकालीन है, 10 साल 50 साल 100 साल 200 साल वहाँ की तो ठंडी रही, क्योंकि वहाँ की जलवायु आपकी जो है वो ठंडी है। तो कह सकते हैं दीर्घकालीन अवस्था है वो, ऐसे नहीं अल्पकालीन नहीं। अल्पकालीन तो जैसे अपने 4 महीने बारिश होती है, 4 महीने आपका टेम्परेचर अधिक रहता है, और आपका कुछ समय के लिए आपका टेम्परेचर जो होता है ठंडा हो जाता है, तो वो चीज़ आपकी क्या होती है, मौसम होता है। अधिक समय तक वाली वो दीर्घकालीन होता है। अब आगे बात करते हैं, मौसम अल्पकालीन होता है और जलवायु दीर्घकालीन होती है। सिंपल सी बात है, ये पॉइंट तो आप वैसे ही याद कर सकते हो कि मौसम आपका क्या होता है, अल्पकालीन होता है और जलवायु दीर्घकालीन होती है। तीसरा है दोस्तों, मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है और जलवायु का अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, मौसम का अध्ययन मौसम विज्ञान के अंतर्गत और जलवायु का अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत। सिंपल सी बात है दोस्तों। चौथा है, यह वायुमंडल की अल्पकालीन अवस्था को प्रदर्शित करता है। मौसम क्या होता है, वायुमंडल की एक कम समय की अल्पकालीन अवस्था को क्या करता है, ये प्रदर्शित करता है। जबकि दोस्तों जलवायु वायुमंडल की दीर्घकालीन मतलब अधिक समय की जो आपकी स्टेज होती है उसको प्रदर्शित करते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, 5वां पॉइंट है, कृषि संबंधी कार्य मौसम पर डिपेंड करते हैं। बिल्कुल कृषि संबंधी कार्य मौसम पर डिपेंड कैसे करते हैं, क्योंकि जैसे जुताई करना है, आपकी बुवाई करना है, तो आपकी मौसम के अनुसार करना है। क्योंकि कल पानी बरस गया तो हमको आज ध्यान रखना है कि उसमें कि आज कैसे हमको तैयारी करनी है। कल का भी ध्यान रखना है कि जैसे बारिश हो गई तो हल्के साल, तो ये बारिश होना, टेम्परेचर अधिक होना, टेम्परेचर कम होना, तो डिपेंड करता है आपकी उस पर, किस पे, मौसम है दोस्तों। जलवायु की बात करें, फसलें जलवायु के आधार पर ली जाती हैं। बिल्कुल, जैसे मान के चलिए कैसे ली जाती हैं, जैसे कोई फसल, जैसे हमारे यहाँ क्या लिया जाता है, सोयाबीन लिया जाता है, आपका उड़द लिए जाते हैं आपके। तो ये जो फसलें हैं वो आप जम्मू कश्मीर में नहीं बो सकते हो, वहाँ का आपकी जलवायु सुटेबल नहीं है आपके सोयाबीन के लिए, आपके उड़द के लिए। यहाँ पर आप सेब की फसल नहीं ले सकते हो, आप लोग समझ रहे हो ना, आप लोग चीकू की फसल नहीं ले सकते। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जितनी भी जो फसलें हैं वो जलवायु के अनुसार बोई जाती हैं, ली जाती है। अब बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की जलवायु और कुछ है, मध्य प्रदेश की जलवायु कुछ और है, जम्मू कश्मीर कुछ और है, केरल की कुछ और है। तो यही बात है दोस्तों। आपको क्वेश्चन ये वाला समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, मौसम पूर्वानुमान किसे कहते हैं, इसका कृषि में महत्व क्या है। अथवा ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मौसम पूर्वानुमान से कृषि के लिए होने वाले लाभ लिखिए। बात वही है, क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। जैसे आपने मौसम पूर्वानुमान के प्रकार पढ़े थे, तो यहाँ पर डेफिनेशन थोड़ा सा देख लीजिए कि होता क्या है मौसम पूर्वानुमान। बहुत सिंपल सी बात मैं बता देता हूँ, आने वाले समय के मौसम का वर्तमान समय में ही अनुमान लगाना ही मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। सिंपल बात है, मतलब कल क्या होगा, परसों क्या होगा, 8 दिन में क्या आपका मौसम रहेगा, उसके बारे में आज ही अनुमान लगा लेना। मतलब आज ही पता कर लेना, ये ऐसे बता देना कि परसों बारिश होगी, या 4 दिन बारिश नहीं होगी, या 8 दिन बारिश नहीं होगी, या 8 दिन बाद बारिश होगी, या इतनी बारिश होगी। तो ये सब बता देना कि इतना टेम्परेचर रहेगा 8 दिन बाद, 4 दिन बाद इतना ठंड पड़ सकती है, इतना, ये सब चीज़ों का पता लगाना ही दोस्तों क्या होता है, मौसम पूर्वानुमान कहलाता है। अब बात करते हैं कृषि में इसका क्या महत्व है दोस्तों। बहुत सिंपल सी भाषा में हम इसको जान लेते हैं। पाला पड़ने के पहले अनुमान की जानकारी होने पर फसल को सिंचाई करके या खेत के चारों तरफ धुआं करके उन्हें नष्ट होने से बचाया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, अगर हमको पता चल जाता है कि पाला पड़ने वाला है, ठंड इतनी अधिक बढ़ने वाली है, वायुमंडल का टेम्परेचर इतना कम होने वाला है कि उसको फसल हमारे सहन नहीं कर पाएगी, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं कि उसको चारों तरफ धुआं करके उसका टेम्परेचर अधिक बढ़ा सकते हैं वायुमंडल का, जिससे उसको
पाले से बचाया जा सकता है। दूसरा, सिंचाई करके भी हम उसको बचा सकते हैं। ये चीज़ हमने पहले भी जान ली, अब भी जाना है। दूसरी बात है दोस्तों, तेज हवाओं या आंधी की पूर्व सूचना मिलने पर हवाई यातायात में रोक लगाकर नुकसान होने से बचाया जा सकता है। बिल्कुल, अगर आपको पूर्वानुमान लगा लिया, किसी वैज्ञानिक जैसे पता लगाते हैं कि 4 दिन बाद आंधी एवं तूफान आने वाला है, तो आपकी जो उड़ान है उनको बंद कर दिया जाता है और जिससे नुकसान होने को बचाया जा सकता है दोस्तों। आगे बात है दोस्तों, तीसरा पॉइंट है, वर्षा की सूचना मिलने पर किसान जुताई बुवाई आदि के कार्य निश्चित कर सकता है। बिल्कुल, अगर आपको पता चला कि वर्षा इतनी तारीख से शुरू होने वाली है, जैसे एक आपका जो आपका मौसम शुरू हो जाता है, पैसे बरसात मानसून आना स्टार्ट हो जाता है, तो पता चलता है इतनी तारीख से मानसून हमारे यहाँ आ जाएगा। तो जो जुताई है बुवाई है उसकी तैयारी, खेती की पूरी तैयारी किसान अपने उसके अनुसार कर सकता है दोस्तों। चौथा है दोस्तों, अत्यधिक वर्षा के कारण नदियों में आने वाली बाढ़ से बचाव के उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे बारिश का एक समय है, तो जैसे उधर बारिश हो गई तो पता चला वहाँ बारिश हो सकती है, तो उसका पता चलने पर नदियों में जो बाढ़ आती है उसके बचाव के लिए उपाय किए जा सकते हैं। बिल्कुल, पहले। पांचवा है, मौसम पूर्वानुमान मत्स्य उद्योग में मछुआरों के लिए काफी लाभदायक। सही बात है, मछुआरे वहाँ पर नहीं जाएंगे क्योंकि उसको नुकसान हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। इसको भी आप लोग रट ही लें दोस्तों, समझ लीजिए। अभी यहाँ पर भारत में वर्षा की विशेषताएं लिखिए दोस्तों, भारत में वर्षा की विशेषताएं लिखिए। भारत में वर्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों, हमारे देश में वर्षा की मात्रा अनिश्चित है। कभी कभी अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ आ जाती है और कभी कभी इतनी कम वर्षा होती है कि सूखा पड़े। जैसे दोस्तों, ये तो सिंपल सी बात है, सब लोगों ने देखा भी होगा। कभी कभी तो इतना होता है कि इतनी बारिश आ जाती है, इतनी बारिश आ जाती है कि बाढ़ आ जाती है, जैसे आप अभी देख रहे होंगे इस मौसम में। और कभी कभी आप इतना देखते हो कि पानी बरसता ही नहीं है, कि सूखा पड़ जाता है। तो ये कंडीशन हमारे यहाँ अनिश्चित है। वर्षा की मात्रा कभी ज़्यादा कभी कम, ये पहली विशेषता है वर्षा की। दूसरी वर्षा की विशेषता है दोस्तों, कभी कभी लंबे समय तक वर्षा न होने के कारण फसलों के लिए सिंचाई करनी पड़ती है। बिल्कुल, कभी कभी क्या होता है कि जैसे पानी बरस ही नहीं रहा है, जब वर्षा नहीं होती है तो इसी कंडीशन आ जाती है कि वहाँ पर हमको फसलों को बचाने के लिए सिंचाई करनी पड़ती है। तीसरा दोस्तों, शीतकालीन वर्षा की भी अनिश्चितता के कारण कभी कभी उत्तरी भारत में 3 से 4 महाटे पड़ जाती हैं, लेकिन कभी कभी एक बूंद भी पानी नहीं बरसता है। बिल्कुल, आपने देखा होगा महाटे, तो आप जानते होंगे लौटता हुआ जो मानसून होता है तो हमारी जो महाटे पड़ती हैं, कहते हैं महाट पड़ गई, तो महाट यही होती है दोस्तों, महावट, कि कभी कभी 3 से 4 महाटे पड़ गई कि पानी देने की आपको आवश्यकता नहीं पड़े, खेत में सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक बूंद भी पानी नहीं बरसता है, एक बूंद पानी नहीं बरसता है तो पूरा का पूरा आपको सिंचाई करनी पड़ती है दोस्तों। चौथी विशेषता क्या है वर्षा की, उत्तर भारत के मैदानों में कभी कभी मई जून में भी पानी बरसता रहता है। आपने देखा होगा उत्तर भारत में कभी कभी ऐसी कंडीशन रहती है कि मई जून के महीनों में ही पानी बरसता है, मई और जून के महीनों में ही पानी बरसता है। आप कभी कभी देखते हैं कि कभी भी पानी बरस जाता है। तो ये आपकी भारत की जो वर्षा है उसकी दोस्तों ये क्या है, उसकी क्वालिटी है, यानी विशेषता है। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की। तो भारत में वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। वर्षा, अपने नक्शा में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, वर्षा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, पूर्व से आती है और पश्चिम की ओर, क्योंकि उसका पानी खत्म होता जाता है तो वो घटती चलती है। जैसे असम राज्य में किसी स्थान पर 1270 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है। कितनी? 1270 सेंटीमीटर, बहुत अधिक वर्षा, वहां पर बाढ़ आ जाती है, इतनी भयंकर वर्षा हो जाती है। तथा राजस्थान में, मतलब बिल्कुल पश्चिम में, आपको देखा हो असम बिल्कुल पूर्व में है और राजस्थान बिल्कुल पश्चिम में है, तो वही बात कर रहे हैं लोग। तथा राजस्थान के जैसलमेर जो जिला है लास्ट में, बिल्कुल पश्चिम का जिला है, वहाँ के क्षेत्र में औसतन वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर तक की होती है। तो ये अपने यहाँ वर्षा की विशेषताएं बहुत ही सिंपल हैं, आप लोग बस इनको याद कर लें। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, मौसम तथा जलवायु के तत्वों की परिभाषा लिखिए। दोस्तों क्वेश्चन है, मौसम तथा जलवायु के तत्वों की परिभाषा लिखिए। मौसम के कौन से तत्व हैं, जलवायु के कौन से तत्व हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों तापमान। तापमान क्या होता है? किसी वस्तु का ताप वह भौतिक राशि है जिससे हमको यह पता चलता है कि वस्तु कितनी ठंडी है या कितनी गर्म है। किसी वस्तु का गर्म या ठंडा होना उसमें पाए जाने वाली ऊष्मा पर निर्भर करता है, और पृथ्वी की वायुमंडलीय ऊष्मा का स्रोत क्या है? सूर्य। दोस्तों हम कैसे पता करेंगे कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है? उसको छूकर पता करेंगे। अगर वो गर्म है तो उसमें ऊष्मा अधिक और ठंडी है तो ऊष्मा नहीं है, और ऊष्मा का जो वायुमंडलीय ऊष्मा का स्रोत है वो क्या दोस्तों? सूर्य के कारण ही वो ठंडा या
गर्म होता है। बिल्कुल सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो आर्द्रता की बात करते हैं दोस्तों। आर्द्रता क्या होती है? वायुमंडल में उपस्थित नमी की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। सिंपल सी बात है, आपका जो वायुमंडल है उसमें जो नमी पाई जाती है आपकी, बिल्कुल आपको उमस लगती है, जो वो नमी के कारण नहीं लगती है। पृथ्वी के विभिन्न स्थानों की जलवायु उन स्थानों पर वायुमंडल की आर्द्रता पर निर्भर करती है। वहाँ की जो आर्द्रता है वो कैसी है उस पर डिपेंड करती है वहाँ की जलवायु। ज़्यादा नम है तो आपको नम गर्म जलवायु कह सकते हैं, कम है तो आप अलग जलवायु के। तो ये जो डिपेंड करता है वो आपकी जलवायु किस पर करती है? वहाँ की आर्द्रता पर करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा, वर्षा सूर्य की गर्मी से समुद्र का जल भाप बनकर उड़ता है। वर्षा का तीसरा जो पॉइंट है वो है वर्षा सूर्य की गर्मी से समुद्र जल भाप बनकर उड़ता है। बिल्कुल जिधर वायु का दबाव कम होता है उधर ही एक भाप युक्त हवा चलने लगती है और रास्ते में यह हवाएं पहाड़ों एवं पर्वतों से टकराती हैं, जहाँ वे ठंडी होकर बड़ी बड़ी बूंदों का रूप में भूमि पर गिरती हैं और उसी ही वर्षा कहते हैं। मतलब वर्षा की डेफिनेशन सिंपल सी बात है, जैसे आपने पहले पढ़ चुके हो कि सूर्य की गर्मी जहाँ पर अधिक होगी वहाँ पर जो पानी है बाष्प बनकर या भाप बनकर उड़ने लगता है, और जिधर दबाव कम होगा, प्रेशर कम होगा वायु का, उधर ही उड़ जाएंगी। अब जहाँ पर उड़ जाएंगी और रास्ते में क्या होगा, अगर पहाड़ पड़ेगा पर्वत पड़ेगा तो उससे जाके टकराएंगी। अब उससे जाके टकराएंगी दोस्तों तो क्या हो, जहाँ पर भी ठंडी हो जाएंगी, ठंडी होकर बड़ी बड़ी बूंदें, मतलब सेंटीमीटर होने चाहिए 5 व्यास से अधिक, वहाँ पर उसी ही क्या कहते हैं दोस्तों? वर्षा कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों प्रकाश। इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। पौधों की वृद्धि, वानस्पतिक विकास एवं वितरण को प्रभावित करने से सूर्य के प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल सूर्य पौधों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और प्रकाश की उपस्थिति में ही पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। बहुत सिंपल सी बात है कि पौधे जो होते हैं प्रकाश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि पौधे में जो भोजन बनता है ना वो सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही बनता है। जब भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तभी पौधे अपने भोजन का निर्माण कर पाते हैं। दोस्तों ये था आपके 5वें चैप्टर के पूरे क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने क्वेश्चन समझे होंगे ना तो आपका दोस्तों 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग बस इनको याद करते चलिए, अपने नोट्स तैयार कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए दोस्तों तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करना अपने दोस्तों को बिल्कुल ना भूलें, जिससे उनका भी भला हो सके। और दोस्तों अगर आप हमारे बेल आइकन को नहीं दबाया हो तो दबा दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का, नया वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले दोस्तों आपको मिल सके। और दोस्तों कहीं भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि हमको यहाँ प्रॉब्लम डाउट आपको लगता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर हम लेकर आएंगे जो भी आपको कल पता चल जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।